हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, अपने अपने घर में बहुत शानदार तरीके से होंगे और त्योहारों का आनंद ले रहे होंगे। मैं मोहम्मद आरिफ आप सभी का आपके अपने नर्सिंग एज प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो शाम के बज चुके हैं 4 और फटाफट से सभी साथियों को बुला दीजिए, उन सभी को जिन सभी का सपना है सरकारी नौकरी करना, सरकारी नौकरी एनएम की करना। तो फटाफट से सभी साथियों को क्लास शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि शाम के बज चुके हैं 4 और बहुत ही प्यारी शानदार सी हमारी क्लास क्या हो चुकी है भैया, शुरू हो चुकी है। तो फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में पहुंचकर अपनी प्रेजेंस बताइए, ठीक है। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और स्टार्ट करते हैं आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो स्टार्ट कीजिए हमारा पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट प्लान ऑफ मास्टेटाइज इंक्लूडिंग, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं भैया, हम बात कर रहे हैं मास्टाइटिस के बारे में। किसके बारे में, मास्टाइटिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मास्टाइटिस का मतलब क्या होता है, तो पहले ये जानकर चले, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट। अगर ब्रेस्ट का इन्फ्लामेशन हम देखें, एक महिला जो अभी ब्रेस्ट फीड करवा रही है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि एक महिला जो अभी ब्रेस्ट फीड करवा रही है भैया, उस महिला में अगर ब्रेस्ट का इन्फ्लामेशन हो गया, यानी कि मास्टेटाइटिस अगर देखने को मिलता है, मास्टाइटिस अगर देखने को मिलता है, तो उसमें क्या चीज हमें नहीं करनी है, क्या चीज हमें नहीं करनी है, क्या हमें अवॉइड करना है ब्रेस्ट फीडिंग को, ठीक है। सपोर्ट द ब्रेस्ट विद अ ब्रा ऑफ अप्रोप्रिएट साइज, कि जो ब्रा है, अंडरगारमेंट है, उसको उसके अप्रोप्रिएट साइज के हिसाब से ज्यादा लूज ना हो, ज्यादा टाइट ना हो। क्या इस प्रकार का अंडरगारमेंट हम उसको वियर करने के लिए कहेंगे, तो बिल्कुल सही बात है सर। सपोर्ट द ब्रेस्ट विद अ ब्रा ऑफ अप्रोप्रिएट साइज, कि जो अप्रोप्रिएट साइज का अंडरगारमेंट है वो उसको प्रोवाइड करवाएं, जिससे कि जो ब्रेस्ट है वो ज्यादा लूजनेस भी ना हो और ज्यादा टाइटनेस भी ना हो, ठीक है। उसके बाद में एंटीबायोटिक्स देने हैं क्योंकि इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो चुका है। उसके बाद एनाल्जेसिक्स देना है क्योंकि मास्टाइटिस में सीवियर इंटेंस का क्या होता है, पेन होता है भैया। राइट आंसर आपका यहाँ पर ये रहेगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है कि आपको क्या नहीं करना है, अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मेजर केसेज में जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो सजेस्ट करते हैं, किसके बारे में, सजेस्ट टू कंटिन्यू द ब्रेस्ट फीडिंग। हमें क्या करवानी है, ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करवानी होती है, ऐसा कोई खास नहीं होता है, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग को बिल्कुल अवॉइड नहीं करवानी है, ब्रेस्ट फीडिंग हमें क्या करवानी है, कंटिन्यू करवानी है, ठीक है। तो यहां पर गलत ऑप्शन जो है अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग का था, जबकि हमें करना क्या है, हमें ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करना है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर कि इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए ऑक्सीटोसिस, ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी दवाई है, ठीक है, जो क्या नहीं है, ऑक्सीटोकिक्स नहीं है। क्या वो ऑक्सीटोसिन है, एर्गोट डेरिवेटिव है, प्रोस्टाग्लैंडिन है या टोकोलाइटिक एजेंट है। फटाफट से आंसर बताकर चलें कि इनमें से कौन सा ऐसा एजेंट है जो ऑक्सीटोसिस नहीं है। ऑक्सीटोसिन, एर्गोमेट्रिन डेरिवेटिव, प्रोस्टाग्लैंडिन या टोकोलाइटिक एजेंट, फटाफट से बताएं। देखिए सबसे पहले हम बात करें तो जो वर्ड है ऑक्सीटोसिस, ठीक है, वो ऐसे एजेंट हैं, क्या है भैया, ऐसे एजेंट है जो क्या करते हैं, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को क्या करते हैं भैया, एनहांस कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो इन्हें ऑक्सीटोसिस कहा जाता है। तो ऐसे एजेंट सर, ऑक्सीटोसिन बिल्कुल मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाता है, एर्गोट डेरिवेटिव भी बढ़ाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन भी बढ़ाते हैं, लेकिन आप ये मानकर चलें कि जो टोकोलाइटिक एजेंट है भैया, टोकोलाइटिक एजेंट क्या करते हैं, बिल्कुल भी मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को नहीं बढ़ाते हैं, ये इस तरह का कोई कार्य नहीं करते हैं, इसीलिए इनको ऑक्सीटोसिस की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन करने के साथ साथ क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिए, सभी साथियों को बुला दीजिए और बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बहुत शानदार से कॉन्सेप्ट हम तैयार कर रहे हैं। सर इंडिकेशन ऑफ ऑक्सीटोसिस इंक्लूडिंग कि ऑक्सीटोसिस जो कंडीशन जो एजेंट है उन एजेंट्स को कब कब दिया जाना चाहिए, ठीक है। टू एक्सिलरेट द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन, अबॉर्शन के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। टू फैसिलिटेट द सर्वाइकल राइपनिंग, जो सर्वाइकल राइपनिंग है यानी कि सर्विक्स को मैच्योरिटी, किसके लिए, डिलीवरी के लिए, डिलीवरी के लिए सर्विक्स को मैच्योर करना, राइप करना, उसके लिए क्या हम ऑक्सीटोसिस का यूज करते हैं। उसके अलावा टू इंड्यूस द लेबर, लेबर को शुरू करने के लिए, या फिर इनमें से सारे के सारे, इनमें से सारे के सारे, क्या इसका सही आंसर राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल आपका आंसर सही है कि टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन। अगर अबॉर्शन की कंडीशन है, देखिए भैया हम क्या करते हैं, हमने अभी पढ़ा ऑक्सीटोसिस क्या करते हैं, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। और मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को कब बढ़ाना है, तो भैया अगर अबॉर्शन, अबॉर्शन का मतलब क्या है कि इंट्रायूटेराइन जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, उसको बाहर निकालने के लिए, तो भैया बिल्कुल इसके लिए भी मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जरूरी है। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट द सर्वाइकल राइपनिंग, तो इसके लिए भी मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जरूरी है, यानी कि ऑक्सीटोसिस करना यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू इंड्यूस द लेबर, लेबर को शुरुआत करने के लिए, तो इसके लिए भी ऑक्सीटोसिस हम दे सकते हैं। तो इसका मतलब यहां आपका सरकारी ऑप्शन यानी कि ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है, यानी कि सारी की सारी कंडीशन ऐसी है जब हम ऑक्सीटोसिस का यूज ले सकते हैं, ऑक्सीटोसिस को काम में ले सकते हैं, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि फॉलोइंग आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन एक्सेप्ट, कि यहां पर ऑक्सीटोसिन जो आपकी ड्रग है उसके साइड इफेक्ट बताए जा रहे हैं। और साइड इफेक्ट कौन से हैं, 3 साइड इफेक्ट है और एक साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सेप्ट पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या है, 3-1 वाला फॉर्मूला हमें लगाना है कि 3 सही है 1 गलत है। यूटेराइन रप्चर के लिए, लो बीपी, वाटर इंटॉक्सिकेशन या हाइपरटेंशन, फॉलोइंग आर द साइड इफेक्ट, क्या है, साइड इफेक्ट है किसके, ऑक्सीटोसिन के। एक साइड इफेक्ट नहीं है, बाकी 3 साइड इफेक्ट हैं। तो फटाफट से बताओ। देखो पहली चीज हम बात करें ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, तो ऑक्सीटोसिन का काम बेसिकली हम देखें तो मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के लिए काम में लेते हैं। मायोमेट्रियम के, वैसे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है, तो मायोमेट्रियम के स्पेसिफिकली हम बात करें तो हम मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वैसे स्पेसिफिक मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन नहीं, पूरे ऑल ओवर बॉडी की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। तो सर मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी, और अगर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो गए तो यूटेराइन रप्चर बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अगर क्या होगा सर, ऑक्सीटोसिन का कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो सकता है भैया, कम हो सकता है, बिल्कुल सही है। वाटर इंटॉक्सिकेशन भी यहां पर देखने को मिलता है, यह एक मेजर साइड इफेक्ट है, ऑक्सीटोसिन का मेजर रेयर साइड इफेक्ट है जो कि देखा जा सकता है, वाटर इंटॉक्सिकेशन। तो राइट आंसर क्या है आपका, राइट आंसर आप यहां पर बताकर चलें कि हाइपरटेंशन नहीं करता, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता नहीं है, बल्कि ब्लड प्रेशर को क्या करता है, लो करता है। क्या करता है, लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। तो जब भी क्या होता है कि अगर लो ब्लड प्रेशर है तो वहां ऑक्सीटोसिन हम क्या करते हैं, अवॉइड करके चलते हैं, ठीक है भैया, यहां तक आप बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, in which condition oxytocin should not be administered to a pregnant woman, ऐसी कंडीशन जहां पर हमें ऑक्सीटोसिन महिला को नहीं लगाना है, एक प्रेग्नेंट महिला जो लेबर प्रोसेस में है उसको ऑक्सीटोसिन हम कब नहीं लगाते हैं, फटाफट बताएं। क्या वो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की है, सर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस को हम दूसरा नाम हमने कई बार बताया है, सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन। अगर ऐसी कंडीशन है
तो हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीटोसिन को नहीं देना है, या फिर माल प्रेजेंटेशन है वहां पर नहीं देना है, या पहले हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन है वहां पर नहीं देना है। हमें इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पर नहीं देना है। पहली चीज देखो, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस अगर है तो इसका मतलब क्या है कि पेल्विस का साइज क्या है, कम है, और बेबी का साइज बढ़ा हुआ है, बेबी का साइज बढ़ा हुआ है। अब कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो जाता है, क्योंकि भैया लेबर में कॉन्ट्रैक्शन तो बराबर चल रहे हैं, लेबर में कॉन्ट्रैक्शन तो बिल्कुल बराबर चल रहे हैं, लेकिन पेल्विस क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड है, फंसा हुआ है, छोटा है, इसकी वजह से लेबर प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर हमने ऑक्सीटोसिन दे दिया तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ के करोगे क्या कि पेल्विस तो उतना का उतना ही रहेगा, फैलने वाला तो नहीं है। तो बच्चे में, माताजी में और बच्चे में दोनों में क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में कभी भी नहीं देना है। ठीक है सर, माल प्रेजेंटेशन अगर है कि प्रेजेंटेशन बिल्कुल गड़बड़ है, प्रेजेंटेशन बिल्कुल गड़बड़ है, पॉडेलिक प्रेजेंटेशन है, ओब्लिक किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन है, किसके अलावा, सिफेलिक प्रेजेंटेशन के अलावा कोई भी प्रेजेंटेशन है, तो उस कंडीशन में भी हमें नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि मैटरनल चाइल्ड फीटल कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस यहां पर रहते हैं। नेक्स्ट है कि हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन के एक महिला है जिसमें सिजेरियन सेक्शन पहले हो चुका है, पहले सिजेरियन सेक्शन हो चुका है, तो उसमें भी नहीं देते, क्योंकि वहां पर यूटेराइन वॉल्स में रप्चर के चांसेस होने के रहते हैं, कि यूटेराइन मसल्स क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है, यूटेराइन वॉल फट सकती है, इसीलिए वहां भी हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी होता है तब हम किसके साथ, स्पेशल इंडिकेशंस के साथ हम क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन को देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरकारी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे ऑप्शन यहां पर क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, सारे के सारे ऑप्शन यहां पर क्या हैं, बिल्कुल सही है, कोई भी ऑप्शन यहां पर गलत नहीं है। हर एक कंडीशन में हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, किसको, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन इंक्लूड एक्सेप्ट, ठीक है, कि 3 ऐसे हैं जो ऑक्सीटोसिन को नहीं देना है, एक कंडीशन है जहां आप दे सकते हैं, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, फीटल डिस्ट्रेस या कार्डियक डिजीज। देखो, अगर महिला में कार्डियक डिजीज है तो आपको बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को लो कर देता है, तो कार्डियक डिजीज में आपको नहीं देना है। हार्ट में एरिथमियाज, डिसरिथमियाज ये क्या कर सकता है, कोज कर सकता है, इसलिए कार्डियक डिजीज अगर माताजी में है तो आपको ऑक्सीटोसिन नहीं देना है। नेक्स्ट है कि अगर फीटल डिस्ट्रेस है, अगर फीटल डिस्ट्रेस है, हमने ऑक्सीटोसिन दे दिया, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ेगी तो फीटल मूवमेंट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से जो फीटल डिस्ट्रेस है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है, फीटल डिस्ट्रेस और भी ज्यादा बढ़ सकता है, इसीलिए यहां पर भी इसको नहीं देना है। कार्डियक अरेस्ट में नहीं, डिजीज में नहीं देना, फीटल डिस्ट्रेस में नहीं देना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, यानी कि जो लेबर प्रक्रिया है उसमें कोई रुकावट है, जैसे कि पेल्विस में कोई ट्यूमर है, ठीक है, जो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन आपको देखने को मिल रहा है कि पेल्विक की साइज कम है, ठीक है, या फिर आप देखें कि और कोई परेशानी है जिसकी वजह से जो लेबर है उसके प्रोसेस में क्या आ रही है, रुकावट आ रही है, तो भैया अगर रुकावट आ रही तो ऑक्सीटोसिन का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हम तब देते हैं जब हमारे पास मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन कम हो। तो मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन लेबर की प्रोसेस में, लेबर के रास्ते में क्या आ रही है, कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो बाधाएं हैं उनको हटाना है, लेबर प्रोसेस में ऑक्सीटोसिन नहीं देना है अगर आगे रुकावट है तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका कि भैया अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, क्या है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, और इसे हम मानकर चलें कौन सा प्रेजेंटेशन है, नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, कौन सा, नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, और अगर प्रेजेंटेशन नॉर्मल है तो लेबर भी कैसा होगा, नॉर्मल होगा, और अगर नॉर्मल लेबर है तो उस प्रक्रिया में हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप बताकर चले, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सुपरफिटेशन, कि सुपरफिटेशन के लिए क्या बात बिल्कुल सही कही गई है, सुपरफिटेशन के लिए क्या बात बिल्कुल सही कही गई है। इट इज ए क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, इट इज ए कंजेनाइटल डिसऑर्डर,
इट इज ए इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी या इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइडेटिफॉर्म मोल। सबसे पहले हम बात करें सुपरफिटेशन, क्या होता है भैया? सुपरफिटेशन का मतलब क्या हुआ? तो सुपरफिटेशन आप बताकर चलें कि 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, होना है यहां पर? फर्टिलाइजेशन अकर्स ट्वाइस, 2 बार क्या होता है? 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब क्या हुआ? एक सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ, उसका फर्टिलाइजेशन हुआ, और एबनॉर्मली कोई दूसरा सेकेंडरी ओसाइट भी रिलीज हो गया और वो भी क्या हो गया? फर्टिलाइज हो गया। तो मतलब 2 ओवम वहां, 2 सेकेंडरी ओसाइट क्या हो गए? फर्टिलाइज हो गए। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है कि यह एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है? बिल्कुल नहीं सर, ये एक ओवेराइन इरेगुलरिटी है कि ओवरीज की इरेगुलरिटी की वजह से सेकंड जो ओसाइट है, एक तो फर्टिलाइज हो गया, जो दूसरा रिलीज हुआ है वो गड़बड़ है ना सर। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो ये नहीं है सर। इसलिए कंजेनाइटल डिसऑर्डर, कंजेनाइटल का मतलब क्या होता है कि बेबी में एट बर्थ, जन्म के समय अगर कोई डिफेक्ट मौजूद है तो वो कंजेनाइटल होगा। ठीक है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइडेटिफॉर्म मोल, कि क्या इसकी वजह से हाइडेटिफॉर्म मोल होते हैं? बिल्कुल सर, हो सकते हैं, लेकिन कंफर्म हम कह नहीं सकते। लेकिन इट इज ए इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। ध्यान रखें, अगर 2 ओसाइट क्या हुए हैं? फर्टिलाइज हुए हैं, तो अपने आप जाइगोट कितने बनेंगे? 2। जाइगोट 2 बने हैं तो एम्ब्रियो कितने बनेंगे? 2। एम्ब्रियो 2 बने हैं तो फीटस भी कितने होंगे? 2। और अगर 2 फीटस हैं, इसका मतलब क्या है? मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो क्वेश्चन के अनुसार एग्जैक्ट क्वेश्चन राइट क्या होगा कि इट इज ए इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, कि इसकी वजह से मल्टीपल प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। ये गलत है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर इज टर्म्ड एज। क्या हुआ कि भैया कि लेबर के दौरान यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की क्या बढ़ गई है? फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। क्या बढ़ गया है? गर्भाशय संकुचन की बढ़ी हुई आवृत्ति। क्या हुई है? आवृत्ति बढ़ गई है। मतलब नॉर्मली क्या हुआ, ये एक लेबर में कॉन्ट्रैक्शन आए फिर रुक गए, फिर कॉन्ट्रैक्शन आए फिर रुक गए, फिर कॉन्ट्रैक्शन आए फिर रुक गए। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन 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 कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब लगातार कॉन्ट्रैक्शन की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं? इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं? क्या वो हाइपरटोनिया होगा? क्या वो यूटेराइन इनर्शिया होगा? क्या वो पॉलीसिस्टोल होगा या ओलिगोसिस्टोल आपको देखने को मिलेगा? फटाफट से आप बताकर चलें भैया, क्या इसका राइट आंसर होगा? देखिए सर, हम बात करें ओलिगोसिस्टोल बिल्कुल नहीं है, पॉलीसिस्टोल भी यहां पर नहीं है, यूटेराइन इनर्शिया, कॉन्ट्रैक्शन कम हो सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर विल बी हाइपरटोनिया। ऐसी कंडीशन जहां यूट्राइन टोन बढ़ जाती है उसे क्या कहा जाता है? हाइपरटोनिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, फटाफट से आंसर दें। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सर्वाइकल डायलेशन? सर्वाइकल डायलेशन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहां पर यूज लिया जाता है? सर्वाइकल डायलेशन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज लिया जाता है? ग्रीवा कौन सा यूज लिया जाता है? एलिस टिश्यू फॉर्सेप, लेमिनारिया टेंट, ओवम फॉर्सेप या फिर रिंगलीज फॉर्सेप? राइट आंसर फटाफट से बताकर चले, क्या होगा? सर टिश्यू होल्डिंग फॉर्सेप है, तो टिश्यू होल्डिंग फॉर्सेप हमारे यहां पर नहीं है, क्योंकि सर टिश्यू को होल्ड नहीं करना, सर्विक्स को डायलेट करवाना है। क्या करवाना है? सर्विक्स को डायलेट करवाना है, टिश्यू को बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है। सर रिंगलीज फॉर्सेप किसके लिए यूज किया जाता है? तो सर रिंगलीज फॉर्सेप बेबी की डिलीवरी के लिए यूज करवाया जाता है, और यहां पर हम सर्वाइकल डायलेशन करवा रहे हैं। नेक्स्ट है सर ओवम फॉर्सेप का यहां रोल नहीं होता। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है भैया लेमिनार टेंट होता है। क्या होता है? लेमिनार टेंट होता है। ऐसा टेंट एक तरीके से एक बलून टाइप
स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या किया जाता है, फुलाया जाता है, फैलाया जाता है, जिससे कि सर्विक्स क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि लेमिनार टेट एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसको सर्वाइकल डायलेशन के लिए यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर यूज ऑफ मिथार्जिन, कि यहां पर मिथार्जिन जो है, ठीक है, उसको कब यूज नहीं लेना है। कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि यूज नहीं लेना है। फॉर यूज ऑफ मिथार्जिन इंक्लूड, कहां यूज नहीं लेना है, कार्डियक डिजीज में, सीवियर एक्लेम्शिया में, रेनेगेटिव मदर में, सॉरी RH नेगेटिव मदर में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या इसका राइट आंसर होने वाला है, फटाफट बताएं। कि मिथार्जिन, और मिथार्जिन हम जानते हैं क्या करते हैं, मिथार्जिन आपके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है, ठीक है। तो कार्डियक डिजीज अगर है तो बिल्कुल आपको वहां पर नहीं देना है। सीवियर एक्लेम्शिया की कंडीशन है तो बिल्कुल वहां भी आपको नहीं देना है। अगर RH नेगेटिव मदर है तो वहां भी नहीं देना है, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारी की सारी कंडीशन ऐसी है जहां पर आपको मिथार्जिन क्या करना है भैया, नहीं देना है। मिथार्जिन को पूरी तरह से अवॉइड करके आपको चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड इफेक्ट्स ऑफ मिथार्जिन इंक्लूड एक्सेप्ट, कि एक साइड इफेक्ट नहीं है मिथार्जिन का, बाकी सारे के सारे मिथार्जिन के क्या है भैया, साइड इफेक्ट हैं। लो बीपी, हाई बीपी, गैंग्रीन ऑफ द टोज, या नोजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है। किसके बारे में बात करें भैया, मिथार्जिन के बारे में। मिथार्जिन के साइड इफेक्ट क्या है, नहीं है। साइड इफेक्ट ऑफ मिथार्जिन इंक्लूड सारे के सारे हैं, एक नहीं है, कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। क्या नोजिया और वोमिटिंग होता है, बिल्कुल सर, मिथार्जिन की मेजर साइड इफेक्ट में गिनती आता है नोजिया और वोमिटिंग। नेक्स्ट बात करें गैंग्रीन ऑफ टोज, अगर लंबे समय तक लिया जाता है और अगर टॉक्सिसिटी होती है तो टोज में गैंग्रीन देखने को मिलता है। सर ब्लड प्रेशर, बिल्कुल सर, ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, हाई कर देता है। तो राइट आंसर क्या होगा कि लो ब्लड प्रेशर इसका साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट इसका नहीं है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कि इन फॉलोइंग, इनमें से कौन सा सेंटेंस ट्रू है, किसके लिए, एर्गोट डेरिवेटिव के लिए। एर्गोमेट्रिन जो दवाई है एर्गोट डेरिवेटिव है, इनके लिए कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है। रिगार्डिंग द एर्गोट, दे एक्ट डायरेक्टली ऑन मायोमेट्रियम, क्या वो डायरेक्टली मायोमेट्रियम पर ही काम करते हैं। एर्गोमेट्रिन शुड नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, क्या इनको प्रथम लेबर की, प्रसव की प्रथम अवस्था के दौरान काम में नहीं लेना चाहिए। इट हैज ए वेसोकॉन्स्ट्रिक्टिव एक्शन, कि ये क्या करते हैं, वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन करा देते हैं, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। या ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे, क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। देखिए सबसे पहले दे एक्ट डायरेक्टली ऑन मायोमेट्रियम, बिल्कुल सही बात है। एर्गोमेट्रिन एर्गोट डेरिवेटिव डायरेक्ट किस पर, स्मूथ मसल्स पर काम करते हैं, मायोमेट्रियम पर काम करते हैं। एर्गोमेट्रियम शुड नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, बिल्कुल सर, प्रसव की प्रथम अवस्था में इसको यूज नहीं लेना है, क्योंकि रप्चर होने के चांसेस, डैमेज होने के चांसेस, इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ेगी तो इंजरी होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है सर, इट हैज ए वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन, बिल्कुल सर, एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस अगर है तो वहां पर हम बेसिकली यूज कर सकते हैं इट हैज ए वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि यहां पर वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का वेसोकॉन्स्ट्रिक्टिव एक्शन पाए जाते हैं। तो आपके लिए बिल्कुल सही आंसर क्या है कि आपका अपना सरकारी आंसर क्या है भैया, सरकारी आंसर ऑल ऑफ द अबव के सारे कथन यहां पर क्या कहे गए हैं, बिल्कुल सत्य कहे गए हैं, बिल्कुल सही सारी के सारी चीजें कही गई है। नेक्स्ट है भैया कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज के बाद 2 सेल स्टेज और ब्लास्टोमियर रीच्ड आफ्टर, निषेचन के बाद 2 कोशिका अवस्था या ब्लास्टोमियर्स कब तक पहुंचते हैं। क्या इसको बनने में 30 घंटे,
चौथे दिन पर, 6 से 7वें दिन पर, या 10 से 11वें दिन पर? कब ये बन जाता है फटाफट बताकर चले, जल्दी से आंसर दें। किसके बारे में पूछा जा रहा है कि 2 एग, ठीक है। जाइगोट क्या है? सिंगल सेल स्ट्रक्चर। जाइगोट क्या है भैया? सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। तो सिंगल सेल को डबल होने में, सेल को डबल होने में कितना समय लगता है? 30 घंटे। 4 दिन, 6 से 7 दिन, 10 से 11 दिन। क्या आपका राइट आंसर होने वाला है सर? 10 से 11वें दिन के बाद तो क्या हो जाता है? इम्प्लांटेशन यहां देखने को मिलता है। तो ये तो राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है सर। 6 से 7वां दिन भी नहीं होता, चौथा दिन नहीं है। राइट आंसर क्या आने वाला है आपका? 30 घंटे। कितने घंटे भैया? लगभग 30 घंटे हम बताकर चलते हैं। 28 to 30 आवर्स लगते हैं किसको? जो जाइगोट है। क्या है? जाइगोट है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, उसको डबल सेल स्ट्रक्चर यानी कि ब्लास्टोमियर बनने में लगभग 30 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछना चाह रहा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन 16 सेल स्टेज रीचेज ऑन, की 16 सेल की अवस्था, ठीक है, मॉड्यूला कब बनता है? फटाफट आंसर दें। देखो सर, 10 से 11 अभी हमने बताया नहीं होता, 6 से 7 नहीं है। सेकंड डे पे तो क्या हो गया? सेकंड डे पे अगी हमने बताया था ब्लास्टोमियर सेकंड सेल बनती है। तो राइट आंसर क्या होगा? चौथे दिन पर 16 सेल स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाती है, 16 श्रृंगार कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन की प्रोसेस ऑफ जोना हैचिंग अकर्स ऑन, की जोना हैचिंग जो है वो कब होती है? सेकंड डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, 4th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, 6 to 7 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, या 11th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन? क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? ठीक है, जोना हैचिंग का मतलब आप बनाकर चले कि जहां पर हैचिंग का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रक्चर का तैयार होना। क्या होना? स्ट्रक्चर का पूरी तरह से तैयार हो जाना। किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। उसको हम क्या बोलकर चलते हैं? जोना हैचिंग। तो जोना हैचिंग हमें कब देखने को मिलती है? रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। क्या वो सेकंड डे ऑफ फर्टिलाइजेशन? बिल्कुल नहीं। 4th डे पे नहीं, 11th डे पे नहीं होता। राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर आपका होगा 6 to 7 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 6 से 7वें दिन बाद एक स्ट्रक्चर बनना शुरू होती है, जो कि किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए तैयार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम इज कंप्लीटेड ऑन येलो। बताओ जी भैया, आपसे अभी पूछा गया है कि कौन से डे पर होता है? सेकंड डे पर नहीं होता, 4th डे पर भी नहीं होता। ये सेकंड से 2 सेल बनती है, यहाँ पर 16 सेल बनती है, यहाँ पर जोना हैचिंग होती है। यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? 11th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का जो 11वां दिन है उस पर क्या होता है? फर्टिलाइज ओवम कंप्लीटली क्या होता है? इम्प्लांट हो जाता है। फटाफट से आंसर देते रहें भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्ब्रियो कैन बी डिफ्रेंशिएटेड एज ए ह्यूमन एट, की एक जो एम्ब्रियो है, ठीक है, उसको हम कब मान सकते हैं कि उसकी आकार, साइज, शेप किसकी तरह है? मनुष्य की तरह, मानव की तरह हो चुकी है। कि पहले तो सेल्स होती है, सेल्स धीरे धीरे डेवलप होती है, ठीक है। तो हम कब, कौन से स्टेज पर हम मान सकते हैं कि अब हाँ ये किसकी तरह दिख रहा है? मनुष्य की तरह, मानव की तरह दिख रहा है। तो कौन से दिन पर, कौन से वीक पर आप देख सकते हैं? क्या 16वें वीक पर, क्या 12वें वीक पर, 8वें वीक पर, या सेकंड वीक पर? सर 16वें की बात करें तो लगभग 18 पे तो क्विकनिंग हो जाती है, वो लात घुसे मांगने लगता है। तो सर 16 पे नहीं होगा। 12वें तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि 12 वीक तक क्या होगा सर? 3rd ट्राइमेस्टर, 3 महीने हो जाएंगे। राइट आंसर सेकंड पे इतना मैच्योर नहीं होता। तो आप राइट आंसर बताकर चलें 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी का 8th वीक होता है तो एम्ब्रियो क्या होता है? डिफरेंशिएटेड, मतलब उसको आप पहचान सकते हैं एक मानव की तरह। किसकी तरह? एक ह्यूमन की तरह आप पहचान सकते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की,
प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ मिथार्जिन, ये लो भैया फिर से मिथार्जिन पूछा गया है कि अगर मिथार्जिन का लंबे समय तक यूज किया जाता है may cause hypertension and gangrene of the toe because क्यों ये डेवलप होता है, ये क्यों डेवलप होता है कि क्या इट एक्ट्स डायरेक्टली ऑन यूट्रस, इट एक्ट्स ऑन द फिजियोलॉजिकल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम, इट हैज वेसोकॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट या इट इज फास्टर इन एक्शन। इसमें क्या राइट आंसर आपका होने वाला है कि क्या यह डायरेक्टली यूट्रस पर काम करता है इसीलिए बीपी बढ़ता है और टोज में गैंग्रीन होता है, क्या यह फिजियोलॉजिकली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन सिस्टम पर काम करता है इसीलिए ऐसा होता है, क्या ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट इसमें होते हैं इसीलिए, या फिर इसका एक्शन बहुत जल्दी होता है। क्या इसका आंसर होने वाला है, देखो अगर ये यूट्रस पर एक्ट कर रहा है तो इसका किसकी गैंग्रीन से और हाइपरटेंशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है कि यह फिजियोलॉजिकली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम को प्रभावित कर रहा है तो इसका भी इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये फास्ट एक्शन करो या धीरे एक्शन करो सर, हाइपरटेंशन का इससे कोई रिलेशन नहीं है। देखो यहाँ इसका रिलेशन किसके साथ है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट, ठीक है। जैसे जैसे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जैसे जैसे क्या होता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होता है, तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा क्या होता है कि ये टोज पेरिफेरल, अगर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन लगातार बढ़ा हुआ रहता है तो पेरिफेरल एरियाज में क्या होता है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, पेरिफेरल एरियाज में डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई की क्या हो जाती है भैया, ब्लड सप्लाई कम होने लगती है। और मान के चलो कि अगर ब्लड सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई है और लगातार ब्लड सप्लाई कम है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर क्या हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है। तो आप बताकर चलें कि मेथार्जिन का क्या इफेक्ट होता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट होता है और इसी वेसोकॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या देखने को मिलता है, हमें गैंग्रीन देखने को मिलता है पैरों की अंगुलियों का, और उसके अलावा हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोस्टाग्लैंडिन वर डिस्क्राइब्ड बाय, सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया प्रोस्टाग्लैंडिन, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उनको सबसे पहले किसने बताया गया, या फिर इनडायरेक्टली ये समझ लो कि प्रोस्टाग्लैंडिन की खोज किसने की है, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ, क्या कोवर्कर्स यानी कि सहकर्मियों ने, वॉन यूलर ने, लैंडस्टर ने या फ्राइडमैन ने, इनमें से किसने खोज की है। सर कोवर्कर्स तो कोई स्पेसिफिक नाम ही नहीं हुआ, सर फ्राइडमैन इसके लिए जाने नहीं जाते, लैंडस्टेनर किसके लिए, ब्लड ग्रुपिंग के लिए जाने जाते हैं, ब्लड ग्रुपिंग के लिए जाने जाते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या बचा, राइट आंसर आपका बच रहा है वॉन यूलर। वॉन यूलर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है उन प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में बताया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बताया कि किस तरह से ये कार्य करते हैं और इनको कहां पर यूज लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इज, ये लो भैया कि प्रोस्टाग्लैंडिन के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, राइपनिंग ऑफ सर्विक्स, एक्सेलरेशन ऑफ लेबर, टर्मिनेशन ऑफ मोलार प्रेगनेंसी या फिर ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे जल्दी से बताएं कि सर राइपनिंग ऑफ सर्विक्स बिल्कुल हमने अभी बताया था कि मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाते हैं, चाहे ऑक्सीटोसिन हो प्रोस्टाग्लैंडिन हो। तो राइपनिंग ऑफ सर्विक्स को मैच्योर करने के लिए, डिलीवरी के लिए तैयार करने के लिए हम किसका, प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ऑफ लेबर, लेबर अगर है प्रोलॉन्ग्ड अगर लेबर है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम है, ठीक है। अच्छा, प्रोलॉन्ग लेबर दो वजह से हो सकता है, या तो रास्ते में कोई अवरोध हो, रुकावट हो, या फिर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे। तो भैया अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे तो ही हमें प्रोस्टाग्लैंडिन देने हैं। अगर रास्ते में ट्यूमर फंसी हुई है, पेल्विस छोटा है, ठीक है, और कोई परेशानी है तो हम देंगे, तो भैया डैमेज होने के चांसेस हैं। तो लेबर को बढ़ाने के लिए किस कंडीशन में, कि अगर क्या है, प्रोलॉन्ग लेबर है और प्रोलॉन्ग लेबर इस वजह से है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे हैं। मोलार
प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए। टर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ भैया, अबॉर्शन। अगर अबॉर्शन करवाना है तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना है कि जो इंट्रायूटेराइन प्रोडक्ट है, कंसेप्शन के प्रोडक्ट हैं, उनको बाहर निकालना है और उसके लिए मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना है। और मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, तो राइट आंसर क्या होगा भैया, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि यहां पर सारे के सारे क्या बता रहे हैं, सारे के सारे प्रोस्टाग्लैंडिन के इंडिकेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन फॉलोइंग विच इज ए साइड इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, कि इनमें से प्रोस्टाग्लैंडिन के साइड इफेक्ट को कौन बता रहा है। कौन सा साइड इफेक्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन का, इट इज कॉस्टली, इट may cause cervical laceration, it is very cheap। क्या इसका राइट आंसर है। देखो एक चीज आपको मैं बताऊं कि हम जनरली ऑक्सीटोसिन यूज करते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन कभी कभी यूज करते हैं, बहुत जरूरी हो, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जनरली अवेलेबल होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन की तुलना में कैसा होता है, सस्ता होता है। सस्ता नहीं, सबसे अच्छा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, ऑक्सीटोसिन इजीली अवेलेबल होता है और सस्ता होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, अवेलेबल तो ये भी हो जाता है लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, महंगा होता है। इट इज कॉस्टली, बिल्कुल सर कॉस्टली होता है। इट में कॉज सर्वाइकल लेसिरेशन, ये क्या कर सकता है, सर्वाइकल लेसिरेशन करवा सकता है, इसका मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है। इट इज वेरी चीप नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी की ये बोथ ए और बी, यानी कि ये क्या सर्वाइकल लेसिरेशन भी करवा सकता है और ये क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, महंगा होता है, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस इन ऑब्स्टेट्रिक्स, कि अगर हम बात करें प्रसूति विज्ञान यानी कि ऑब्स्टेट्रिक्स में एंटी हाइपरटेंशन यानी कि क्या होती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, ज्यादा अगर ब्लड प्रेशर है उसको कम लाने के लिए ऑब्स्टेट्रिक प्रसूति विज्ञान में सबसे ज्यादा कॉमन कौन सी ड्रग दी जाती है, फर्स्ट चॉइस कौन सी होती है, फर्स्ट चॉइस कौन सी होती है, क्या वो मेथाइल डोपा है, लाबेटालोल है, प्रोपेनालोल है या निफिडिपिन है। राइट आंसर क्या होगा भैया, जो सबसे सेफ है, जो सबसे सेफ है किसमें, ऑब्स्टेट्रिक प्रसूति विज्ञान में। यानी कि हम ये मानकर चले, यहां ये छोड़ो, प्रसूति विज्ञान छोड़ो, यहां पर ये मानकर चल रहे हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान सबसे सेफ कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव मानी जाती है। अगर एक महिला है जिसको प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन है तो सबसे कॉमन कौन सी दवाई देगी। यार एक ही क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर चुका मैं। सर निफेडिपिन नहीं देते हैं सर, प्रोपेनालोल बीटा ब्लॉकर्स है, लेविटालोल भी नहीं देते हैं। राइट आंसर आपका क्या है, राइट आंसर बिल्कुल हम क्या कहते हैं, मिथाइल डोपा। क्यों, क्योंकि ये सर सबसे सेफेस्ट ड्रग होती है। कौन सी, सबसे सेफेस्ट ड्रग होती है, इसीलिए हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं किसमें, प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, इनमें एक ऐसी ड्रग है जो एंटी हाइपरटेंसिव नहीं है, तो कौन सी है, मीजोप्रोस्ट, नाइट्रोग्लिसरीन, कैप्टोप्रिल या मेथाइल डोपा। सर मेथाइल डोपा भी है, कैप्टोप्रिल हमने पढ़ाई है, नाइट्रोग्लिसरीन भी पढ़ा है। सर मीजोप्रोस्ट क्या है, मीजोप्रोस्ट क्या होती है। सर मीजोप्रोस्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं होती है। मीजोप्रोस्ट एक कॉम्बिनेशन में दी जाती है, किसके लिए, अबॉर्शन के दौरान, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में। मीजोप्रोस्ट एक प्रोस्टाग्लैंडिन है, कौन सी है सर, प्रोस्टाग्लैंडिन है, जो जनरली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि द ड्रग विच आर यूज टू डिले प्री टर्म लेबर एंड डिलीवरी, ऐसी ड्रग, ऐसी दवाई जो कि प्री टर्म लेबर यानी कि लेबर कितने वीक से पहले भैया, 36 वीक से पहले ही अगर लेबर होने लगे तो प्री टर्म लेबर है। तो ऐसी दवा जो प्री टर्म लेबर को रोक के रखे या फिर डिलीवरी को रोक के रखे, उसे क्या कहा जाता
है। क्या वो ऑक्सीटोसिन होती है? सर ये तो डिलीवरी को बढ़ा देते हैं। क्या वो प्रोस्टाग्लैंडिन? ये भी डिलीवरी को बढ़ा देते हैं। डायूरेटिक्स क्या होते हैं? यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, रीनल ट्यूब्यूल के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका कि टोकोलाइटिक्स एज ए एजेंट है जो क्या करते हैं, प्रीटर्म लेबर को रोक देते हैं, यानी कि जो लेबर है उसको डिले करने का, रोक कर रखने का काम ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए टोकोलाइटिक एजेंट, इनमें से एक दवाई ऐसी है जो कि लेबर को डिले करने में काम नहीं ली जाती। बीटामेटिक्स, इंडोमेथासिन, नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर या मेथार्जिन, कौन सी ऐसी दवा है जो लेबर को रोकने में नहीं, लेबर को बढ़ाने में काम देती है? तो सर यहाँ पे लिखा हुआ है बीटामिमेटिक्स है। बिल्कुल ये कैसी होती है? टोकोलाइटिक एजेंट है। एंडोमेथासिन ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रोलॉन्ग लेबर में क्या है आपकी? एंडोमेथासिन है। ठीक है, सॉरी प्रेसिपिटेड लेबर में जरूरी है, क्योंकि प्रोलॉन्ग में तो वैसे ही लेबर रुका हुआ है, प्रेसिपिटेड में जल्दी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर, बिल्कुल सर इसे भी टोकोलाइटिक एजेंट की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन हम बात करें किसके बारे में? मेथार्जिन। किसके बारे में? मेथार्जिन के बारे में। तो सर ये टोकोलाइटिक एजेंट नहीं होता, ये माइमेटियम कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ा देते हैं, प्रसव की प्रक्रिया को और अधिक क्या कर देते हैं? तेज कर देते हैं, धीरे करने के बजाय और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है भैया, तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे। माना कि जाना कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, और इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट के लिए बने रहिए आपके अपने नर्सिंग एज परिवार के साथ। आपके अपने नर्सिंग एज प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब और उसके एप्लीकेशन हर जगह फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि बहुत जल्द बहुत अच्छी सरप्राइजेस, बहुत अच्छे आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें टेस्ट सीरीज वगैरह होने वाली है, वो सारे के सारे आपके लिए अवेलेबल होने वाले हैं। तो बने रहिए आपके अपने नर्सिंग एज के साथ। शुक्रिया।